मैंने मोर देन 16 लाख रुपए सिर्फ 2 महीने में कमाए यूट्यूब से। कौन सी वीडियोस डाली जो आप सामने देख रहे हैं, ये शॉर्ट्स की फॉर्म में डाले, जिनको विलेज फार्मिंग शॉर्ट्स कहा जाता है, जिसमें एक लड़की जो है वो फार्म के अंदर, अपने ही फार्म के अंदर मिल्किंग करती है अपने कैटल की, और अपना कैटल संभालती है, दूध का कारोबार करती है, और इसके अलावा जो फार्मिंग के अंदर दूसरी चीज़ें आती हैं जैसे फ़िश फार्मिंग वगैरह, वो इस तरह का काम प्रॉपरली अपने फार्म पे करती है और इन चीज़ों को रिकॉर्ड करती है। मैं बर्ड्स ब्रीडिंग में शुरू से इंटरेस्टेड था, तो उसी तरह की वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालता था और वहाँ से मेरे चैनल जो है वो चलने लग गया। ज़ाहिर सी बात है, जैसा कि हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट होती है, मेरा चैनल भी ज़ीरो से ही स्टार्ट हुआ था और किसी को पता भी नहीं था कि मैं चैनल चला रहा हूँ। मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता था कि मैंने कोई चैनल बनाया है या मेरी कोई आवाज़ यूट्यूब पे सुन रहा है या सुनने वाला है, इसका किसी को खबर नहीं थी। मैं ये काम छुप छुप कर करता था, क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो टोटली डिफरेंट है। हमारे यहाँ इंटरनेट को एक हवाई चीज़ समझा जाता है जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा इंटरनेट पे काम करना या उसको अपना फ्यूचर समझ लेना, इस चीज़ पर हमारे घर में पाबंदी है कि इंटरनेट जो है सिर्फ एक एंजॉयमेंट की जगह है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, इसको इसी तरह इस्तेमाल करो बस, बाकी काम कुछ और होना चाहिए। और ये बात सही भी है, बड़े बड़े चैनल बंद हो जाते हैं। मैंने तो 5 मिलियन वाला चैनल बंद होते हुए देखा था, उससे कोई गलती हो गई थी तो इसलिए यूट्यूब ने उनका चैनल टर्मिनेट कर दिया। कई सालों की मेहनत चुटकी भर में निकल गई। तो इसीलिए ये एक हवाई चीज़ है, इसको रोज़गार समझना जो है वो बहुत बड़ी भूल हो सकती है। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आप अपने टैलेंट के लिए या हॉबी करने के लिए इस चैनल को इस्तेमाल, किसी भी चैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनसे कुछ पैसे आ जाएँ तो ठीक है, लेकिन उन पैसों पर डिपेंड कभी मत करें। पेशे से मैं एक टीचर था और ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता था घर घर जाके रात में, और सुबह में कुछ स्कूल्स में मैंने पढ़ाया जो कि टॉप 5 में आते हैं कराची में। उससे पहले मैंने काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया जहाँ पर सैलरी लिमिटेड थी और काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए फिर मैंने देखा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में पैसा बहुत है। यानी अगर आप घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं या किसी को भी पढ़ाते हैं और अगर उसको आपसे समझ में आ रहा है, उसको आपकी बताई हुई बात समझ में आ रही है, तो आप अपनी मर्ज़ी की कीमत चार्ज कर सकते हैं, यानी कि ट्यूशन फ़ीस आप खुद तय करेंगे। मैंने अपना चैनल ज़ीरो से स्टार्ट किया और सिर्फ 2-3 महीने में ही मेरा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गया। 10,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यूट्यूब जो है वो कुछ ख़ास पैसे दे नहीं रहा, तो फिर मेरे पास पैसे कमाने का कोई दूसरा ज़रिया होना चाहिए। लॉकडाउन लग चुका था, तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस चैनल के थ्रू बिज़नेस करूँगा। अब वो बिज़नेस क्या हो सकता था? ज़ाहिर सी बात है, चूँकि बर्ड्स की ब्रीडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता था तो ऑडियंस भी वैसी ही थी। तो मैंने बर्ड्स की फ़ीड जो है वो कराची भर में सप्लाई करना शुरू कर दी, यानी कि ऑनलाइन घर बैठे लोग अपने बर्ड्स के लिए फ़ीड ऑर्डर करते थे और मेरे पास से ऑर्डर डिलीवर हो जाता था। फिर साथ साथ मैंने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया और फिर मेडिसिन वाली कंपनी से रब्ता शुरू कर दिया जो कि बर्ड्स के लिए मेडिसिन बनाती थी। फिर वहाँ से मैंने मेडिसिन सप्लाई करने का भी काम शुरू कर दिया और इस तरह करते करते मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और इसी सब को लेकर के 5 से 6 साल गुजर गए थे। मेरा चैनल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और करते कराते 65,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुँच गए, यानी कि 65,000 सब्सक्राइबर्स पर पहुँच गया। कई लोग बहुत सारे अंदाजे लगाते थे, जैसे कि इसकी आवाज़ अच्छी है, शायद लोग इसलिए इसको सुन रहे हैं। कई लोग कहते थे लोग तो बर्ड्स देख रहे हैं। मसला सिर्फ इतना सा था कि लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लग रही थी, मेरे बोलने का तरीका पसंद आ रहा था और मेरी बताई हुई बिजनेस स्ट्रैटेजीज उनको समझ में आने लगी थी। और उतारा हमेशा उसको जाता है जो ऊपर खड़ा हुआ होता है, नीचे खड़े हुए को खतरा ही नहीं होता। ये सब चलते चलाते 7 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मेरी मदर जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर थी, 17 ग्रेड की HM थी और हाजिर सर्विस थी, उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वैसे तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उनका कई बार ऐसा होता था कि सांस फूल जाता था, हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। तो मैं उनको 1-2 बार हॉस्पिटल लेकर गया, वहाँ पर पता चला कि उनके हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उनकी ECG रिपोर्ट बहुत ख़राब आई। डॉक्टर को दिखाने पर उसने कहा कि इनके हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन इनका हार्ट जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा। वो इतनी बहादुर थी कि तबीयत ख़राब होना क्या होता उनको पता ही नहीं था। अगले ही दिन वो पराठे बनाने खड़ी हो गई और अपने नॉर्मल के काम जो है वो शुरू कर दी। जुलाई का महीना था, उनकी छुट्टियाँ चल रही थी और फिर इसी महीने वो दुनिया छोड़कर चली गई। मैं बड़ा बेटा था, पहला बेटा था और पहली औलाद था, तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिला अपनी माँ के साथ गुजारने के लिए और सबसे ज़्यादा करीब भी मैं ही था। उनके जाने के बाद मैं भी ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे वो चलाती थी और मैं फिर बर्बाद हो गया। मैं पूरा दिन सोता रहता और अभी एक पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ। इस 30 जुलाई को पूरा 1 साल हो जाएगा मेरी मदर को गुजरे हुए। कई महीने तक मैं सिर्फ सोता रहा, सोता रहा, सोता रहा और मेरा काम नीचे आता रहा, आता रहा, आता रहा। चैनल मैं चलाना भूल गया था, सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। वक्त ऐसे गुजर रहा था जैसे मानो कि एक आदमी स्टेशन पर बैठा है और एक के बाद एक ट्रेन गुजरे चली जा रही है, लेकिन वो आदमी सिर्फ बैठ कर देख रहा है। कई महीनों बाद जब मैंने यूट्यूब खोला तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा काफ़ी कारोबार तबाह हो चुका है। मार्केट भी नीचे आ चुकी थी। मेरे सब्सक्राइबर्स 65,000 थे, यानी कि 65,000,
लेकिन मैं अपने कंटेंट से बोर हो चुका था, यानी कि ब्रीडिंग बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका था। मैं चाहता था कि मैं अपने कंटेंट को चेंज करूं, लेकिन मसला ये था कि सारी ऑडियंस ब्रीडिंग बिजनेस वाली जुड़ चुकी थी, सारे सब्सक्राइबर्स वही थे। तो इसलिए मैं अगर कंटेंट चेंज करता, जब भी मैं कोई नई तरह की वीडियो डालता तो उस पर व्यूज़ ही नहीं आते, क्योंकि वो लोग वो देखना पसंद ही नहीं करते। मैंने बहुत सारी खूबसूरत वीडियोज़ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यानी कि आउट ऑफ द टॉपिक बनाई, जो कि किसी ने देखी ही नहीं। मेरी कम्युनिटी, मेरे सब्सक्राइबर्स चाहते थे कि मैं बर्ड्स के ब्रीडिंग बिजनेस पर बात करूं। और फिर एक दिन टेलीग्राम पर मैंने एक औरत को देखा जो कि मिल्किंग वीडियोस बनाती थी, जो कि एक फॉरेनर थी। मुझे उसकी वीडियोस पसंद आई, मैंने उससे बात की और उसका एक शॉट ले लिया। वो शॉट मैं रात को अपलोड करके सो गया, और जब सुबह मैं उठा और मैंने चेक किया तो वो शॉट 12 मिलियन पर पहुंच गया, यानी कि एक शॉट 12 मिलियन पर सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर। मैंने कोशिश की ये पता लगाने की कि आखिर ये लोगों को पसंद क्यों आ रहा है। काफ़ी छानबीन के बाद पता चला कि ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर है ही नहीं, यानी कि एक औरत मिल्किंग कर रही है। हमारे यहाँ ज़्यादातर आदमी दूध निकालते हैं भैंसों का, या फार्मिंग जो है वो आदमी करते हैं। तो ये जो है वो औरत है, और चूँकि दिखने में भी खूबसूरत है, प्यारी है, और इनका अपना फार्म है, और इसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, यानी कि जो कपड़ों का जो तरीका है पहनने का वो काफ़ी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये वीडियो लोगों को पसंद आने लगी, और फिर यहाँ से गेम शुरू हुआ मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज़ का। मैंने टोटल 2 महीने के अंदर अंदर 70 से 80 शॉर्ट्स इसी के अपलोड कर डाले, और देखते ही देखते इन 2 महीनों में बात 40 मिलियन से भी ज़्यादा ऊपर निकल गई। और वहाँ पर मैं समझ गया कि यूट्यूब पर लोग वो नहीं देखना चाहते जो आप दिखाना चाहते हैं, बल्कि व्यूज़ सिर्फ तभी आते हैं जब आप लोगों की पसंद की चीज़ें अपलोड करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर आप कुछ ऐसा अपलोड कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो व्यूज़ कभी भी नहीं आएंगे। आपको अगर व्यूज़ चाहिए तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा जो लोगों को पसंद है। यानी कि यूट्यूब क्रिएटर की मर्जी से नहीं चलता, बल्कि व्यूवर्स की मर्जी से चलता है, यानी ऑडियंस की मर्जी से। अगर आपको लग रहा है कि चैनल आपका है, मर्जी आपकी चलेगी, तो आप अपनी मर्जी चलाते रहिए, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मर्जी चलती है तो सिर्फ ऑडियंस की चलती है। उनको क्या पसंद आ रहा है, वो क्या देखना चाह रहे हैं, वो किस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, और उनको कौन सी चीज़ पसंद आ रही है। सिर्फ 70 शॉर्ट्स डालने पर मुझे जो मंथ की पेमेंट रिसीव हुई वो 16 लाख से ऊपर की थी। मैंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया, ना मैंने किसी को बताया, क्योंकि कुछ लोग थे, जब मैं परेशान था तो वो मेरे लिए पैसे लेकर आए थे मेरे साथ इन्वेस्ट करने के लिए। तो उन लोगों के पैसों की वजह से मुझे काफ़ी ग्रोथ मिली थी, और अब मेरा टाइम था उनको कुछ लौटाने का। वो पैसे उन लोगों को दे दिए गए जो मेरे लिए एक वक्त में पैसे लाए थे। दुनिया का सबसे कीमती मैसेज, चीज़ें, पैसे और खुशियाँ अल्लाह ताला उसी को देता है जो आगे बांटता है। यानी कि अगर आप सोचेंगे कि कोई चीज़ आपको मिलेगी और आप उसको दबा कर बैठ जाएंगे, तो आपको मिलना भी बंद हो जाएगा। हमेशा याद रखें, जो दूसरों को देता है अल्लाह उसी को देता है। अगर सुनते सुनते यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आए लाइक कर लेना, वरना कोई मसला नहीं है, रोटी खा के सो जाना। अल्लाह हाफ़िज़।